हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आज भी हमारी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की क्लास होगी। इससे पहले जो 2-3 क्लासें हमारी हुई थी वो पॉलिटिकल साइंस की हुई थी, और आज भी हमारी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की क्लास होगी। इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रशासनिक संबंध। अब देखिए, प्रशासनिक संबंध किसमें आता है। हम अभी तक पढ़ रहे हैं संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी संघात्मक व्यवस्था के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो संघीय ढांचा में उसके बाद में हमने पढ़ा केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध कितने प्रकार का होता है, उसके टाइप्स के बारे में स्टडी की, ठीक है। तो इसमें जो तीसरा टाइप है आपका, वो है प्रशासनिक संबंध, ठीक है। 2 टाइप्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तीसरा हमारा टाइप है प्रशासनिक संबंध। आज हम प्रशासनिक संबंध के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, सबसे पहले प्रशासनिक संबंध की डेफिनेशन क्या होगी, ये संविधान के कौन से भाग में आता है, कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है, ठीक है, ये कितने भागों में बांटा गया है, फिर इसके भागों के बारे में हम स्टडी करेंगे, फिर भागों के डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी स्टडी पॉइंट टू पॉइंट हम स्टडी करेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 पॉइंट टू पॉइंट हमारा ये अध्ययन चलेगा और इस पर चर्चा भी होती रहेगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रशासनिक संबंध। जो केंद्र राज्य संबंध जो हमारा टॉपिक है वो 3 टाइप का होता है। उसमें थर्ड टाइप है हमारा प्रशासनिक संबंध। अब है प्रशासनिक संबंध। देखिए कौन से भाग में आता है। सबसे पहले तो आता है ये भाग सेकंड में, ठीक है, यानी जो विशेष सामग्री है हमारे भारतीय संविधान में वो है भाग सेकंड से रिलेटेड है, ठीक है। और इसका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 256 से 263। आर्टिकल 256 से लेकर 263, यानी 256 से लेकर 263 के बीच में ये आता है, और भाग सेकंड इसकी विशेष सामग्री इससे रिलेटेड है। अब देखिए, इसमें प्रशासनिक संबंध के बारे में थोड़ा बताता हूं आपको। मतलब केंद्र और राज्य संबंध हम पढ़ रहे हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन है वो कैसा है, यानी प्रशासनिक संबंध हमारा कैसा है, प्रशासनिक कामकाज हमारा कैसा है, उसके बारे में हम स्टडी यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये डायरेक्ट इसमें है प्रशासनिक संबंध कितने भागों में बांटा गया है। प्रशासनिक संबंध 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्रशासनिक संबंध 2 प्रकार का होता है। दो भागों में बांटा गया। अब इसमें जो सबसे पहला भाग है आपका वो है राज्यों के ऊपर केंद्र के नियंत्रण की विधियां। राज्यों के ऊपर केंद्र के नियंत्रण की विधियां, ठीक है। यह आपका पहला भाग है कि राज्य के ऊपर केंद्र के नियंत्रण की विधियां, यानी स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कैसे नियंत्रण है, उसका क्या मेथड है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये आपका पहला भाग है। सबसे पहले इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट टू पॉइंट स्टडी होगी, बिंदुवार स्टडी होगी, 1 बाय 1 पॉइंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो आपके सबसे पहला पॉइंट है इसमें वो है अनुच्छेद 256 के अनुसार अनुच्छेद 256 के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों को उनकी कार्यपालिका, केंद्र सरकार राज्यों को उनकी कार्यपालिका शक्ति के उपयोग के संबंध में, शक्ति के उपयोग के संबंध में
निर्देश दे सकती है। क्लियर? उदाहरण है इसका आपका। अब देखो, कोई बात हम पढ़ते हैं, किसी भी स्टडी पढ़ते हैं, तो उसका उदाहरण जरूर दिया जाता है ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए वो बात। तो इसका जो आपका एग्जाम्पल है वो ये है कि राष्ट्रीय व सैनिक महत्व के मार्गों, राष्ट्रीय व सैनिक महत्व के मार्गों एवं पुलों का निर्माण केंद्र का विषय है। केंद्र का विषय है, परंतु इनके आवश्यक रखरखाव हेतु केंद्र राज्य को निर्देश जारी कर सकता है, परंतु इनके आवश्यक रखरखाव हेतु केंद्र राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है। क्लियर? देखिए, ये इसका एग्जांपल है। देखिए, जो आपका पहला भाग है, पहले भाग में जो पहला पॉइंट है आपका, वो क्या है? राज्यों के नहीं, अनुच्छेद 256 के अनुसार, यानी आर्टिकल 256 के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों को उनकी जो कार्यपालिका शक्ति है के उपयोग के संबंध में निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार राज्यों को जो उनकी कार्यपालिका शक्ति है, यानी कार्य करने की जो शक्ति उनको दी हुई है, उसके संबंध में निर्देश जारी कर सकती है। और उसका जो एग्जाम्पल है वो ये है, राष्ट्रीय व सैनिक महत्व के मार्गों एवं पुलों का निर्माण केंद्र का विषय है। नेशनल लेवल पर कोई काम हो रहा है, वो केंद्र का विषय है। सैनिक महत्व के मार्गों, यानी हमारी सेनाओं की इंपॉर्टेंस के लिए जो मार्ग है या जो पुल हमारे बन रखे हैं उनके आने जाने के लिए, ठीक है, वो उनका मैटर है, वो केंद्र का विषय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है। परंतु इनके आवश्यक रखरखाव, उनके मेंटेनेंस के लिए केंद्र ये काम राज्य सरकार को भी दे सकती है, यानी राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है कि ये काम आप भी कर सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब है आपका नंबर 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 वो है आपका अनुच्छेद 257 के अनुसार, आर्टिकल 257 के अनुसार क्या बात कही गई है? राज्य सरकारों का यह कर्तव्य है कि राज्य सरकारों का यह कर्तव्य है कि वे अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, वे अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करें कि केंद्र की कार्यपालिका इस प्रकार करे कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के मार्ग में बाधा नहीं है। शक्ति के प्रयोग के मार्ग में बाधा न हो। देखो, पॉइंट नंबर 2 क्या है आपका, इसमें क्या बताया गया है? आर्टिकल 257 के अनुसार, ठीक है, राज्य सरकारों को यह कर्तव्य है कि, यानी स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वे अपनी कार्यपालिका शक्ति, जो कार्यपालिका शक्ति दी हुई है, उसका प्रयोग इस प्रकार करे कि जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है वो उसके मार्ग में बाधा न बने, वो उसके मार्ग में
बाधा नहीं बने। ठीक है, ये बात इसमें बताई गई है। यानी स्टेट गवर्नमेंट जो काम कर रहा है वो अपनी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करे कि जो केंद्र सरकार की शक्ति है वो उसके मार्ग में बाधा नहीं बने। ठीक है, केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है ये इसमें बताया गया। अब है इसका पॉइंट नंबर 3। देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या है? अनुच्छेद 258 के अनुसार, अनुच्छेद 258 के अनुसार क्या बताया गया है? केंद्र संघीय कार्यों को सशर्त, केंद्र संघीय कार्यों को सशक्त नहीं, संघीय कार्यों को सशर्त या बिना शर्त राज्यों को सौंप सकता है, या बिना शर्त राज्यों को सौंप सकता है। देखिए आपका जो आर्टिकल 258 है उसके अनुसार क्या बताया गया है? जो केंद्र है, जो संघीय कार्य यानी संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक गवर्नमेंट के जो कार्य हैं वो सशर्त, शर्त के अनुसार या बिना शर्त के भी वो राज्यों को सौंप सकता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट को सौंप सकता है, राज्य सरकारों को सौंप सकता है। ठीक है, क्लियर? ये है आपका पॉइंट नंबर 3। अब है पॉइंट नंबर 4। देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या है? 339(2) के अनुसार, अनुच्छेद 339(2) के अनुसार केंद्र राज्यों को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए, केंद्र राज्यों को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए निर्देश दे सकता है। कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए निर्देश दे सकता है, निर्देश दे सकता है। पॉइंट नंबर 4 क्या है आपका? जो आर्टिकल 339(2) के अनुसार, आर्टिकल 339(2) के अनुसार जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को, केंद्र सरकार राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति, देखिए सबसे पहली बात, अनुसूचित जनजाति में कौन आता है? अनुसूचित जनजाति में बहुत सी जाति आती है, जिसमें भील, मीणा हो गया, इसको एसटी कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, उनके कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए निर्देश दे सकता है केंद्र राज्यों को। ठीक है, केंद्र सरकार राज्यों को कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए निर्देश दे सकता है। ठीक है, ये है आपका पॉइंट नंबर 4। अब है पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट आगे है आपका पहले भाग का पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है? अनुच्छेद 355 के अनुसार, अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का ये कर्तव्य होगा कि वे बाह्य आक्रमण, संघ का ये कर्तव्य होगा कि वे बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करें, एवं आंतरिक अशांति से
देश की रक्षा करें। क्लियर? प्रत्येक राज्य की सरकार को संविधान के अकॉर्डिंग चलाए। प्रत्येक राज्य की सरकार को संविधान के अकॉर्डिंग चलाए। ठीक है, ये है आपका पॉइंट नंबर 5। देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या है आपका, क्या बताना है? अनुच्छेद 255 के अनुसार, जो आर्टिकल 255 है, 355 सॉरी, आर्टिकल 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा, यानी संघात्मक शासन क्या है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वे बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से देश की रक्षा करें। अब देखिए बाह्य आक्रमण क्या हो सकता है, यानी कोई दूसरा देश हमारी कंट्री के ऊपर आक्रमण कर दे, उसमें युद्ध हो जाए, वो तो हो गया बाह्य आक्रमण। और आंतरिक अशांति यानी हमारे देश के अंदर ही आंतरिक अशांति, किसी प्रकार कोई उपद्रव हो गया, हिंसा हो गई, वो कोई माहौल खराब हो गया, वो हो गया आंतरिक अशांति, उससे हमारे देश की रक्षा करें। ठीक है, और प्रत्येक राज्य की सरकार को संविधान के अकॉर्डिंग चलाए, यानी प्रत्येक राज्य की सरकार को संविधान के अकॉर्डिंग चलाए, ये संघ का एक कर्तव्य होगा आर्टिकल 355 के अनुसार। ठीक है, क्लियर? ये है आपका पॉइंट नंबर 5। अब है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या है? राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य प्रशासन को अपने हाथ में ले सकता है। राष्ट्रपति राज्य प्रशासन को अपने हाथ में ले सकता है। राज्य प्रशासन को अपने हाथ में ले सकता है। ठीक है, ये है आपका पॉइंट नंबर 6। क्या है? देखिए आप, पॉइंट नंबर 6 क्या है? राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में, देखिए हर राज्य का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम होता है, संवैधानिक तंत्र होता है जिसका मुख्य राज्यपाल होता है हर स्टेट में। ठीक है, तो वो संवैधानिक तंत्र अगर अनसक्सेस हो जाता है तो उस समय राष्ट्रपति राज्य प्रशासन को अपने हाथ में ले सकता है, यानी वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अपन कभी भी सुनते हैं कि उस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लग गया, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और वो किस कंडीशन के तहत लगता है? आर्टिकल 356 के तहत। इसका भी एक अनुच्छेद होता है, यानी आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, क्लियर? ये है आपका पॉइंट नंबर 6। अब है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए ये पॉइंट नंबर 7 क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अब राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल स्टेट में सर्वोच्च संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति किसी भी कंट्री में देश का सर्वोच्च संवैधानिक प्रधान होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, क्लियर? अब है आपका पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या है? संघ को अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को संघ को अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को राज्यों के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रखने का अधिकार होता है। राज्य के
महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रखने का अधिकार होता है। ठीक है, क्लियर। देखिए पॉइंट नंबर 8 आपका क्या है कि संघ को अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर रखने का अधिकार होता है। अब इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि अखिल भारतीय सेवाएं हमारी कौन कौन सी होती है। देखिए अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य कौन कौन से होते हैं, जो हमारा आईसीएस एग्जाम होता है, आईसीएस एग्जाम के थ्रू जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, आईआरएस हो गया, एटसेट्रा। यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य, भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य, भारतीय विदेश सेवा के सदस्य, ये अखिल भारतीय सेवा के सदस्य होते हैं। ठीक है, इनको राज्य के महत्वपूर्ण पद, राज्य के महत्वपूर्ण पद कौन कौन से होते हैं। देखिए राज्य का महत्वपूर्ण पद जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, ठीक है, या एसडीएम हो गया, ठीक है, या मुख्य सचिव हो गया, ये राज्य के महत्वपूर्ण पद होते हैं। इनके ऊपर रखने का अधिकार संघ सरकार का होता है। ये जो केंद्र सरकार है उनका ये अधिकार होता है कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर रखे। ये स्टेट गवर्नमेंट ये अधिकार होता है। ठीक है, समझ में आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये अधिकार होता है। ठीक है, यह तो हो गया आपका पॉइंट नंबर 8, जो हमारा प्रशासनिक संबंध का भाग फर्स्ट है। 2 भागों में बांटा गया है, ये भाग फर्स्ट आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करते हैं भाग सेकंड। भाग सेकंड है वो क्या है, केंद्र राज्य विवादों के निवारण की विधियां। केंद्र राज्य के विवादों के निवारण की विधि। देखिए भाग सेकंड क्या है, केंद्र राज्यों के विवादों के निवारण की विधियां। यानी केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किस प्रकार के जो विवाद होते हैं, कोई भी विवाद हो गया, उस विवाद के समाधान के लिए कौन कौन सी विधियां हम अपनाते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। और ये स्टडी भी आपकी पॉइंट टू पॉइंट स्टडी होगी, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, यानी हम 1 बाय 1 बिंदुवार इसकी स्टडी करेंगे ताकि ये अच्छे